रिकॉर्ड हो रही है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो विल स्टार्ट। तो दिस इज यूनिट नंबर 1 और ब्रीफ में हम इसको वापस डिस्कस करेंगे। टेस्ट तक आपको सारे यूनिट प्रिपेयर कर लेने हैं, 5 यूनिट या फिर हाफ पोर्शन एग्जाम में आएगा, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, रिजल्ट आ गया है, आप लोग रिजल्ट देख चुके हैं, सभी का अच्छा रिजल्ट आया है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, इस सेमेस्टर में भी, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर देंगे सभी लोग। तो यूनिट नंबर 1 में जो सिलेबस है वो है नो द मीनिंग ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ जब यूनिट्स की बात होती है, इट इज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड लर्न हाउ दे आर कैलकुलेटेड। उन यूनिट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। देन विल डिस्कस अबाउट नेट एसेट वैल्यू, एनएवी जिसको कहते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी के टर्म में डिस्कशन की जाती है। तो नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एंड कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड्स विद अदर इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टर के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं। सो विल कंपेयर म्यूचुअल फंड विद रिस्पेक्ट टू अदर इन्वेस्टमेंट। जब हम म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन बाकी इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं तो इसमें रिटर्न के अलावा सारे पैरामीटर्स को देखा जाएगा। लाइक किस टाइप का रिस्क है, किस तरीके का रिटर्न है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, और रिटर्न किस तरीके से आ रहा है। तो ये सारा डिस्कशन हम कंपैरिजन में करेंगे। दैट इज द कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड विद अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज नोइंग द मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड लर्न हाउ दे आर कैलकुलेटेड। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स क्या होते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, दैट पार्ट वी विल डिस्कस। तो यूनिट्स क्या होता है तो देखेंगे। यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड is the market value of the mutual fund unit. The overall cost of mutual fund depends on this market value per fund unit. अब इसको समझिए क्या बोल रहा है। किसी भी म्यूचुअल फंड का मार्केट वैल्यू एक यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस की जाएगी। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड का मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे या डेट पे जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। लाइक लेट्स से अ गिवन म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है या यूनिट का है वो है ₹10 पर यूनिट। तो ये ₹10 पर यूनिट क्या बता रहा है, ये ₹10 पर यूनिट उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की उस डेट को मार्केट वैल्यू बता रहा है। The overall cost of mutual fund depends on this market value per fund unit. मतलब जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने चाहेंगे वो इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर पर यूनिट प्राइस पे डिपेंड करेगी। सपोज आप ₹1000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, ₹1000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक यूनिट का जो प्राइस है दैट इज ₹10 और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 1000। सो 1000 डिवाइड बाय 10, ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हुए बताइए, नंबर ऑफ यूनिट्स 100। सो फिर से समझिए, जो भी म्यूचुअल फंड का पर यूनिट प्राइस होता है दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। और इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। दिस ऑल्सो नोन एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे म्यूचुअल फंड में, तो वो इन्वेस्टमेंट उस
पर्टिकुलर प्राइस के बेसिस पे की जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम बाद में एनएवी के टर्म में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस यूनिट इज कॉल्ड एनएवी। जो ये यूनिट है ₹10 पर यूनिट जो है, इसको हम बोलते हैं एनएवी, विच इज सिंपली द प्राइस पर शेयर ऑफ द फंड। जैसे हम शेयर का प्राइस बोलते हैं, उसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड के यूनिट का जो प्राइस होता है उसको नेट एसेट वैल्यू भी कहा जाता है। जस्ट लाइक शेयर्स हैव शेयर प्राइस, म्यूचुअल फंड्स हैव नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर का शेयर प्राइस होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। इफ ए म्यूचुअल फंड हैज एनएवी ऑफ ₹500, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेट एसेट वैल्यू उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ₹500 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट, म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कॉस्ट ₹500 है। So then that is how much you will have to pay for 1 unit of that mutual fund. उस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट को परचेज करने के लिए आपको ₹500 खर्च करने पड़ेंगे। Conversely, if you invest ₹5,000, सपोज आप ₹5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड की एनएवी 500 है, तो आपको कितने म्यूचुअल फंड के यूनिट मिलेंगे? यह सभी लोग रिप्लाई करेंगे। इफ द एनएवी ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इज 500 and you want to invest ₹5,000, the number of units is 10. कैसे है 10? 5,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, 5,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, एंड per unit cost of mutual fund, that is NAV, is 500. Therefore, you will get 10 units of that particular mutual fund. Clear है सभी को? Yes? सभी लोग रिप्लाई करेंगे? Yes, Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, good. फिर आगे बढ़ते हैं। The cost of equity fund is the cost of equity fund. Equity fund क्या होता है? Equity fund is शेयर का जो होता है ना? The cost of equity fund is total cost of all the shares it has. These price fluctuations are subject to changes as per the share market, and this is why mutual fund portfolio comes with a daily value. समझिए ये क्या बोलना चाहता है। म्यूचुअल फंड जो बनता है वो इक्विटी को लेके बनाया जाता है, शेयर्स को लेके बनाया जाता है, जो हमने पिछले सेमेस्टर में डिस्कस किया था कि एक म्यूचुअल फंड का जो यूनिट बनता है उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के शेयर का प्रपोर्शन होता है। तो जब हम किसी भी एनएवी को डिसाइड करते हैं, एनएवी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इट इंक्लूड्स the price fluctuations of each share which is the component of a particular mutual fund. Mutual fund, let's say ये एक म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं, बहुत सारे कंपनी के शेयर को मिला के एक म्यूचुअल फंड बनाया गया है, और हर एक कंपनी का जो शेयर है, प्रपोर्शन है, वो अलग अलग है। अब हर रोज इन शेयर्स में चेंजेस आएंगे, हर मोमेंट पे इन शेयर्स में चेंजेस आ सकते हैं जब मार्केट रन हो रहा होगा। ठीक है, तो जो एनएवी होता है, एनएवी की वैल्यू एवरी चेंज इन प्राइस ऑफ शेयर नहीं लिया जाता, ये ओवरऑल डे का, एक पूरे दिन के एवरेज जो चेंजेस आए हैं शेयर प्राइस में, उसको इंक्लूड करके बनाया जाता है। फिर से समझिए, जब आप म्यूचुअल फंड के शेयर प्राइस को देखो, म्यूचुअल फंड के एनएवी को देखोगे, नेट एसेट वैल्यू को देखोगे, तो नेट एसेट वैल्यू पूरे दिन का कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है,
और वो अगले दिन चेंज होता है। ये अगले दिन क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज जब भी किसी शेयर में चेंजेस आते हैं उसको उसी मोमेंट पे एनएवी में इंक्लूड नहीं किया जाता। जब मार्केट क्लोज होता है और सभी शेयर, जो भी उस म्यूचुअल फंड में शेयर्स हैं, सभी शेयर्स में जो भी प्राइस के चेंजेस आए हैं, उन चेंज्ड प्राइस के एवरेज को रिफ्लेक्ट किया जाता है नेट एसेट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड। दिस इज व्हाई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कम्स विद डेली वैल्यू। इसलिए म्यूचुअल फंड की वैल्यू डे बेसिस पे होती है रेदर देन रियल टाइम वैल्यूएशन। मतलब मार्केट के साथ एनएवी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये एंड ऑफ द डे में इसकी वैल्यू चेंज की जाती है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ कि एनएवी जो होता है म्यूचुअल फंड का जो प्राइस होता है वो एक डे का दिया जाता है रेदर देन फॉर एवरी आवर और फिर फॉर एवरी सेकेंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, कंफर्म प्लीज एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नो द मीनिंग ऑफ, विल कंटिन्यू दैट पार्ट, हाउ दे आर कैलकुलेटेड, एनएवी का कैलकुलेशन कैसे होता है, दैट पार्ट विल डिस्कस। सो नेट एसेट वैल्यू, जिसको हम एनएवी कहते हैं, रिप्रेजेंट्स अ फंड्स पर यूनिट मार्केट वैल्यू। पर यूनिट मार्केट वैल्यू बताता है। म्यूचुअल फंड के पर यूनिट मार्केट वैल्यू को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। This is the price at which investors buy funds from a fund company or sell it back to the fund house. Now suppose you want to purchase or you want to invest in mutual fund, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा that will be on the basis of net asset value, कि आपके पास एनएवी कितना है, या फिर आप बोल सकते हो आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कितने हैं, या आप कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हो। और इफ यू वांट टू सेल बैक, if you want to sell back your mutual fund, तो पर यूनिट का आप सेल कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड कितना आपको सेल करना है। लेट्स से आपके पास 500 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, आप उसमें से चाहो तो 10, 100, 20, जितने भी आप चाहो उतने यूनिट सेल कर सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो ये है नेट एसेट वैल्यू। सो नेट एसेट वैल्यू इज नथिंग बट पर यूनिट market value of a mutual fund. Now, when it comes to its calculation, it is calculated by dividing the total value of all assets in the portfolio. यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का क्या मतलब है कि all those components which are included, all those components which are included in a given mutual fund. एक म्यूचुअल फंड के यूनिट को बनाने के लिए कौन कौन से शेयर्स को इंक्लूड किया गया है, वो शेयर्स के कॉम्बिनेशन को पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स। अब यहाँ पे ऑल द एसेट्स का क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स का क्या है, मतलब जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स को मिला के या डेट को मिला के जो भी टाइप का म्यूचुअल फंड है, उसकी करंट एसेट वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है। तो उस टोटल वैल्यू में से माइनस ऑल इट्स लायबिलिटीज। लायबिलिटी का क्या मतलब है, वो सारे एक्सपेंसेस और वो अमाउंट जो फंड मैनेजर को या फंड कंपनी को पे करना है ना, तो लायबिलिटीज। तो इन सभी लायबिलिटीज को टोटल एसेट वैल्यू में से सभी लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। द एनएवी ऑफ ए फंड इज कैलकुलेटेड बाय द म्यूचुअल फंड हाउस इटसेल्फ और बाय अकाउंटिंग फर्म हायर्ड बाय म्यूचुअल फंड। तो कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो देखिए एनएवी कैलकुलेशन इज इम्पॉसिबल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स as the price of underlying holding, say stocks, changes every minute. NAV is calculated at the end of every market day, जैसा हमने अभी डिस्कस किया।
कि एनएवी की जो वैल्यू होती है मार्केट क्लोज होने के बाद एवरेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ शेयर्स ली जाती है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज दैट द फंड और स्कीम होल्ड्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट इन द पोर्टफोलियो माइनस ऑल इट्स लायबिलिटी। तो जितना भी एसेट वैल्यू है उसमें से जितनी लायबिलिटी बनती है उसको माइनस करके डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे? जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे तो हमें नेट एसेट वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि नेट एसेट वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में नहीं की जाती है, रेदर इट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ डे, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। तो द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू, इसको वापस समझते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। नेट एसेट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? ऑल द म्यूचुअल फंड कंपनीज estimate their portfolio worth once the stock market closes at 3:30 p.m. each day। तो जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन मार्केट के क्लोज होने के बाद एक बार करती है। द मार्केट ओपन्स अगेन द नेक्स्ट डे विद द प्रीवियस डेज ऑफ क्लोजिंग शेयर प्राइस। The fund house deducts all the outstanding liabilities and expenses accordingly to calculate the net asset value of the day using given formula। तो फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट वैल्यू। यहां पे नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज प्लस एक्सपेंसेस। अब एसेट्स का क्या मतलब है? एसेट्स का मतलब है जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनका करेंट मार्केट प्राइस का जो भी वैल्यू आएगा वो होगा टोटल एसेट। ये लायबिलिटीज क्या हैं? लायबिलिटीज है अगर कोई इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करता है, सेल आउट कर देता है, तो जो कंपनी की लायबिलिटी बन रही है उसको इसमें से माइनस करेंगे और जो भी कंपनी को फंड मैनेजर के एक्सपेंसेस या फंड हाउस के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको भी माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट वैल्यू। इस नेट वैल्यू से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या हैं? ये यूनिट्स हैं जो आपका म्यूचुअल फंड का यूनिट बन रहा था कि टोटल यूनिट कितने आएंगे। वो कैसे बन रहा था? जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज द म्यूचुअल फंड का पर यूनिट, तो उस समय टोटल एसेट के जितने भी यूनिट्स हैं उससे आप डिवाइड कर दोगे तो दैट विल गिव यू नेट एसेट वैल्यू। तो ये नेट एसेट वैल्यू क्या है? नेट एसेट वैल्यू कैसे मिल रहा है? टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज माइनस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स करेंगे तो आपको नेट एसेट वैल्यू मिलेगा। क्लियर हुआ क्या ये फॉर्मूला? नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट जितना भी है फंड हाउस का उसमें से जितनी लायबिलिटीज है उसको माइनस करना है, जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस करना है, उसके बाद जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट करेंगे तो आपको नेट एसेट वैल्यू मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. ओके, एनी Yes, sir. डाउट? No, sir. Okay, Ravi. Okay, Bhavna. So we'll continue. So assets of a mutual fund schemes are divided into securities and liquid cash। तो जो म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स होते हैं ना, ये तो हमने पिछले सेमेस्टर में भी डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें डेट फंड, इक्विटी फंड, मिक्स्ड फंड इस तरीके के होते हैं। तो उसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं वो या तो इक्विटी रिलेटेड दैट इज सिक्योरिटी रिलेटेड होंगे या डेट रिलेटेड दैट इज कैश रिलेटेड होंगे और मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, सो सिक्योरिटीज इंक्लूड, सिक्योरिटीज में क्या रहता है?
security includes both equity, debenture bonds, and commercial papers. Interest accrued and dividends are also part of the asset. तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है शेयर्स। डिबेंचर्स क्या होता है? ये एक तरीके का जब कंपनी लोन लेती है, बैंक से लोन लेती है या पब्लिक से लोन लेती है, तो वो डिबेंचर्स इशू करती है। तो डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। बॉन्ड्स भी एक टाइप का लोन है। बॉन्ड एक सर्टिफिकेट बनता है जो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, जो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। तो जो भी बॉन्ड इशू करता है, जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो बॉन्ड इशू करेगी। अब ये बॉन्ड बैंक खरीद सकती है। सपोज बॉन्ड को बैंक ने खरीदा, तो ये पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास, जिसने बॉन्ड इशू किया है उस कंपनी के पास जाएगा। तो अगर हम इस बॉन्ड को वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ म्यूचुअल फंड बनाएंगे, तो ये सिक्योरिटीज हेड के अंदर आएगा। इसी तरीके से कमर्शियल पेपर्स हैं। कमर्शियल पेपर्स, तो आप ये देख रहे हो, इक्विटी हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ये सभी को बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किस लिए यूज किए जाते हैं? टू रेज फंड बाय द कंपनीज। जैसे लेट से कोई एक कंपनी है, लेट से टाटा एक कंपनी है, टाटा को अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत है। अब ये पैसा कहाँ से लेगी? तो अगर ये पैसा पब्लिक से ले रही है, शेयर के थ्रू ले रही है, तो इक्विटी बन गया। अब अगर वो डिबेंचर्स इशू कर रही है, डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लोन, डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो वो एक कंपोनेंट बन गया। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट बना, डिबेंचर भी एक इंस्ट्रूमेंट बना टू रेज फंड। इसी तरीके से होते हैं बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स। तो ये सभी, इन सभी को, इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स आर कॉल्ड financial instruments, and these instruments are raised, or these instruments are used to raise fund from the market. और ये कौन इशू करता है? These are issued by the companies who need money. अब अगर हम म्यूचुअल फंड हाउस या जो फंड मैनेजर है, वो इनमें से बॉन्ड्स को या कमर्शियल पेपर्स को या डिबेंचर्स को भी खरीदता है, मतलब जो पोर्टफोलियो बनाना है, म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो बनाना है, इस पोर्टफोलियो में वो डिबेंचर्स को भी इंक्लूड कर रहा है, या बॉन्ड्स को इंक्लूड कर रहा है, कमर्शियल पेपर्स को इंक्लूड कर रहा है, और इक्विटी को इंक्लूड कर रहा है। तो दे ऑल टुगेदर विल फॉर्म द सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, और कमर्शियल पेपर्स भी आते हैं। इसके अलावा इसमें इन सभी इंस्ट्रूमेंट पे जो भी इंटरेस्ट अक्रू होता है या जो डिविडेंड बनता है, वो भी इस एसेट का पार्ट होता है। ये इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा बताइए? इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है? यस प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे लिखा है ना, इंटरेस्ट अक्रूड एंड डिविडेंड्स। तो ये इंटरेस्ट कहाँ का इंटरेस्ट है? ये कौन से इंटरेस्ट की बात की? सर जो शेयर में मिलता है सर, इंटरेस्ट इनकम है अपनी। किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट में सर। कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट में? कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट में मिलता है? अच्छा, ये डिविडेंड किस किस में मिलता है? डिविडेंड कब मिलता है, किसको मिलता है? डिबेंचर, डिबेंचर मिलता है सर, डिविडेंड। डिविडेंड डिवेंचर्स में मिलता है। यस सर। ओके, फिर से समझेंगे। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ये तीनों क्या होगा? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, ये सभी एक तरीके के लोन हैं। और लोन के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और डिविडेंड कहाँ मिलता है? इक्विटी पे या शेयर पे। तो डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन इक्विटी और शेयर, वेयर एज इंटरेस्ट इज अक्रूड और रिसीव्ड ऑन लोन कंपोनेंट। तो जो कंपनी ने फंड रेज किया है, टाटा ने जो पैसा, टाटा को पैसे की जरूरत थी,
तो उसने कुछ पैसा इक्विटी से निकाला, कुछ पैसा डिबेंचर से रेज किया, कुछ पैसा बॉन्ड से रेज किया, कुछ पैसा कमर्शियल पेपर से रेज किया। तो इक्विटी से जो रेज किया उस पे उसको डिविडेंड देना है, वेयर एज डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और कमर्शियल पेपर, ये सब पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा और जो डिविडेंड रिसीव होगा वो भी म्यूचुअल फंड के एसेट में लिया जाएगा। जो यहाँ पे हम एसेट की बात कर रहे हैं ना, एसेट की बात कि नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो इस एसेट में क्या क्या आएगा, इस एसेट में इन सब की वैल्यू तो आएगी। इक्विटी की मार्केट वैल्यू क्या है, डिबेंचर का मार्केट वैल्यू क्या है, बॉन्ड्स का मार्केट वैल्यू क्या है, कमर्शियल पेपर्स का मार्केट वैल्यू क्या है, ये तो लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर पे इंटरेस्ट बनता है या इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, वो भी एसेट का पार्ट होगा। या कंपनी अगर इक्विटी पे, शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एसेट्स। तो इस एसेट में इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, क्लियर हुआ? ओके ओके अनुजा, श्रद्धा, प्रीति, प्रशांत, रितिका, रवि, वेर इज ईश्वर? ओके, इसके अलावा द कैश बैलेंस, क्योंकि यहां पे हमने क्या क्या लिखा है, यहां पे आप देख रहे हो लिखा है सिक्योरिटीज एंड लिक्विड कैश। तो अब सिक्योरिटीज से रिलेटेड हमने बात कर लिया। सिक्योरिटीज क्या क्या रखता है? सिक्योरिटीज इंक्लूड इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स। व्हाट अबाउट लिक्विड कैश? So the cash balance in the bank account is added and the money payable to others are subtracted to determine the net asset value of the fund. तो यहाँ पे जो कैश, लिक्विड कैश की बात की जा रही थी, लिक्विड कैश की बात की जा रही थी, तो इस लिक्विड कैश में जितने भी बैंक अकाउंट में, उस फंड हाउस के बैंक अकाउंट में जितने भी कैश में अमाउंट है, दैट इज पार्ट ऑफ लिक्विड कैश। उस लिक्विड कैश में से जितना भी पेबल अमाउंट बनता है, पेबल अमाउंट दैट इज योर लायबिलिटीज। तो जो भी पेबल अमाउंट बन रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ये भी कैश भी नेट एसेट वैल्यू का कंपोनेंट बनेगा। द फंड मैनेजर ऑल्सो डिडक्ट्स द डेली एक्सपेंसेस टू द मैनेजर ऑफ ए फंड। अब यहां समझिए क्या बात हो रही है। इस एसेट के अंदर क्या क्या लिया जाएगा? इस एसेट के अंदर सारे सिक्योरिटीज लिए जाएंगे। सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आएगा? इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स। इसके अलावा लिक्विड कैश। अब ये लिक्विड कैश क्या है वो समझिए। जो यहाँ पे कैश बैलेंस की बात कर रहा है, कहाँ के कैश बैलेंस की बात हो रही है? तो सपोज आपने एक म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई किया और पैसा पे कर दिया म्यूचुअल फंड के लिए, यू हैव पेड द अमाउंट। तो ये द वेरी नेक्स्ट सेकेंड आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें शो नहीं करेगा कि आपके पास इतने म्यूचुअल फंड के यूनिट हैं। ये पहले आपका जो लिक्विड कैश है वह म्यूचुअल फंड हाउस के कैश बैलेंस में जाएगा और वो फंड मैनेजर इस बैलेंस से, इस कैश से फिर फंड्स को परचेज करता है। और जब वो फंड्स को परचेज करेगा फिर जाके आपके डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ यूनिट्स शो होते हैं। इस ड्यूरेशन में जब तक आपके डीमैट में नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स शो नहीं होते हैं, उसके बीच तक जो भी आपने कैश डिपॉजिट किया है वो बैंक में, किसके बैंक में? फंड हाउस, म्यूचुअल फंड मैनेजर के बैंक अकाउंट में रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, तो इस एसेट में ये कैश बैलेंस को भी इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें से अगर कोई अमाउंट पेएबल होता है, एक्सपेंसेस कुछ
पेबल होते हैं उन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और इस कैश को भी एसेट में ऐड किया जाएगा। तो इस एसेट में क्या क्या लिया जा रहा है? सिक्योरिटीज एंड लिक्विड कैश। सिक्योरिटीज में क्या क्या है? इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। और कैश में क्या है? कैश में है कैश बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ फंड हाउस, जो सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद लिए जाएंगे। क्या क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Okay. So continuing the last part, the daily changes in NAV of a mutual fund schemes indicates, ये डेली चेंज होता है, NAV की वैल्यू डेली चेंज होती है at the end of the day. The daily change in the mutual fund indicates a rise or dip in the asset of the scheme. अगर NAV की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि आपके म्यूचुअल फंड जो आपका एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर NAV की वैल्यू रिड्यूस होती है, कम दिखती है, जिसको हम बोलते हैं डिप है इन वैल्यू, मतलब जो एसेट की वैल्यू है। However, financial planners tell us that even when they select a mutual fund for their investments, daily changes in the NAV of the scheme do not matter. Investors should look at the annualized return of the fund over different time frames to judge its performance. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो NAV की वैल्यू है ये हर रोज चेंज हो रही है। NAV की वैल्यू, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? रितिका, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, रितिका, ओके। सो आई वाज सेइंग द डेली चेंजेस इन NAV, जो NAV का नेट एसेट वैल्यू में जो डेली चेंजेस आते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जो भी डेली चेंजेस आ रहे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो डेली चेंजेस होंगे या तो NAV की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। अगर NAV की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि आपका जो एसेट है या जो फंड हाउस है उसका जो एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और अगर NAV की वैल्यू कम हो रही है, दिस मीन्स दैट देयर इज डिप और देयर इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। लेकिन इसको हम डेली चेंजेस के बेसिस पे इवेल्युएट न करके एनुअलाइज्ड रिटर्न को देखना चाहिए। एनुअल रिटर्न कितना दे रहा है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, एनुअल चेंज कितना आ रहा है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, दैट शुड बी पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। समझ में आ रहा है क्या? अभी देखिए, जैसे अभी जो इंसिडेंसेस चल रहे हैं, मार्केट जो फ्लक्चुएट कर रहा है, एवरी डे मार्केट में बहुत सारा फ्लक्चुएशन आ रहा है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी म्यूचुअल फंड होगा उसकी वैल्यू एक दिन बहुत कम होगी, किसी दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसके बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट नहीं करना चाहिए, रेदर देन एनुअल रिटर्न कितना दे रहा है। Annual return should be parameter to evaluate the performance of mutual fund. क्लियर हुआ? तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे या आप अगर किसी को कन्विंस करना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में, एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एनुअलाइज्ड रिटर्न rather than daily changes in the value of asset. क्लियर हुआ क्या? जब भी आप किसी को कन्विंस करने जाओगे तो you convince them on the basis of annualized return rather than daily changes in NAV. Is it understood? Yes, sir. Okay. Now we will compare mutual fund with other investment. म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन हम बाकी
इन्वेस्टमेंट के साथ करेंगे, है ना। तो जैसे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं कि व्हाई म्यूचुअल फंड इज बेटर देन अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जैसे कि म्यूचुअल फंड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अगर किसी भी आप ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो रिटायर होने वाला है या जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, तो उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो अपना मैक्सिमम अमाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जो बैंक के पास डालते हैं या पोस्ट ऑफिस में करते हैं या किसी इंश्योरेंस में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि उस एज के जो लोग हैं वो बहुत ही लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे उन ऐसे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि व्हाई म्यूचुअल फंड इज बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड है, इट इज गोइंग टू गिव बेटर रिटर्न एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ये पहले हमें समझना होगा, तभी तो हम दूसरों को समझा पाएंगे। सो दिस इज कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड विद फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जब हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट गारंटीज अ सर्टेन रिटर्न। पर अगर आप अभी पता करोगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट क्या है, कितना है फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट? यस प्लीज एवरीवन बताएंगे। 7 to 8% सर। 7 to 8 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आप। 7 to 8 तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो अभी पीएफ नहीं दे रहा है। 4% सर। इट्स बिटवीन 6 to 7, 6 3 to 6%, इसमें वेरी कर रहा है। 3 to 6%। 4.5 कई, यस रजनी, कई कई एफडी जो है 4.5 का रिटर्न दे रहे हैं। तो इतने लो रिटर्न पे आप देखिए, आफ्टर 10 इयर्स अगर इतने लो रिटर्न पे हम अपना इन्वेस्टमेंट करें और हर साल का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 5% के आसपास है, 4 to 5%, तो आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। बट फॉर फ्यू पीपल FD is safest form of investment. This is where we have to convince them. यहाँ पे हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि FD जो भी रिटर्न दे रहा है वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। महंगाई इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो FD के रेट से भी ज्यादा है, हाई है। तो जो हमें रिटर्न मिलने जा रहा है वो तो महंगाई के बराबर या महंगाई से कम ही है। So you can invest and never, so in case of FD, you can invest and never look back till its maturity. Mutual funds too provide different levels of safety to an investor. म्यूचुअल फंड भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रहेगा वो एफडी से बेटर रहेगा। इज इट क्लियर? कौन कौन से पैरामीटर पे जो म्यूचुअल फंड है वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे? तो देखेंगे, वेरियस लेवल्स ऑफ रिस्क आर अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू चूज इक्विटी और डेट फंड्स। तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल का रिस्क ले रहे हैं। अगर हम डेट फंड लेते हैं तो डेट फंड में रिस्क कम है, और जो रिटर्न होगा इट विल बी कंपैरेटिवली हायर देन दैट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर होगा अगर डेट फंड का म्यूचुअल फंड परचेज किया जाए। अगर वहीं पे इक्विटी म्यूचुअल फंड लेंगे, obviously equity mutual fund will give much higher return than that of fixed deposit. While equity funds tends to be more volatile and can give significantly higher returns, debt funds are more stable. तो जो भी सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो जो भी बोलता है कि एफडी ज्यादा सेफ है, उनको हमें कन्विंस करना चाहिए कि एफडी के कंपैरिजन में डेट फंड का म्यूचुअल फंड ज्यादा स्टेबल है और वो ज्यादा रिटर्न देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें डिस्कस करना चाहिए कि यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड
with a minimum amount, let's say rupees 500, which will be managed by fund managers. In fixed deposits, you have to invest minimum of 1,000 for 15 days. देखिए यहाँ क्या बताना है हमें हमें कन्विंस क्या करना है कि अगर आप कोई एफडी लेना चाहते हो तो मिनिमम 1,000 रुपीज का एफडी स्टार्ट होता है। वेयर एज आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ₹500 से आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, विच विल बी मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स। तो ये एक सेकेंड एडवांटेज है एफडी के ऊपर म्यूचुअल फंड का। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? लास्ट वन इज, इफ यू withdraw money from mutual fund, only the exit load is charged depending upon when you withdraw, whereas in fixed deposits you pay a penalty on interest on premature withdrawal. एफडी में अगर आप मैच्योरिटी से पहले जो अमाउंट है उसको विड्रॉ करते हैं तो एक पेनल्टी चार्ज करता है, उस पेनल्टी को बोलते हैं इंटरेस्ट। दैट पेनल्टी इज ऑन द इंटरेस्ट ड्यू टू प्रीमैच्योर विड्रॉल। इवन दो म्यूचुअल फंड में भी लगता है, बट दैट इज नॉट पेनल्टी, दैट इज एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का क्या मतलब है? जब भी हम रिडीम करते हैं, जब भी हम अपने म्यूचुअल फंड को सेल आउट करते हैं तो एक एग्जिट लोड लगता है, एक फी चार्ज की जाती है, एक कमीशन चार्ज किया जाता है, एक फी चार्ज किया जाता है, दैट इज एग्जिट लोड विच इज वेरी मिनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कन्विंस कर सकते हैं कि एफडी में अगर प्री मैच्योर विड्रॉल होता है तो पेनल्टी चार्ज होता है, वेयर एज म्यूचुअल फंड के केस में केवल एग्जिट लोड लगता है। देयर इज नो penalty on premature withdrawal of mutual fund. So this is all about mutual fund and fixed deposit. ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी को? Yes, any doubt? कोई डाउट नहीं? अनुजा, भावना, ये वापस ये सारा चीज़ आपको बताया जा रहा है सो दैट जब भी आपका टेस्ट हो आप अच्छा परफॉर्म करें। तो अब से आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है? बहुत जल्द जैसे ही ये कोर्स एक बार रिवाइज होगा, फास्ट रिवीजन होगा, उसके बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग सभी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। कोई भी डाउट है तो आप पूछते जाइए रिस्पेक्टिव क्लास में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? B point, okay. Yes, sir. B point, Ritika, okay. Ritika has a doubt related to B point. B point ये बोलता है कि अगर आप FD करना चाहते हैं तो मिनिमम कितने अमाउंट से आप FD स्टार्ट कर सकते हैं? तो मिनिमम 1,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा अगर आप कोई FD स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप FD करना चाहते हैं और मिनिमम अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो होगा ₹1,000। वेयर एज अगर आप म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट कितना लगेगा? तो मिनिमम 500 में आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं जो मैनेज किया जाएगा बाय फंड मैनेजर। मीन्स अगर आप किसी फंड हाउस से एक मिनिमम अमाउंट का म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहते हैं तो द वैल्यू विल बी ₹500। तो ₹500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वेयर एज एफडी के लिए आपको 1,000 रुपीज मिनिमम देना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है। क्लियर हुआ रितिका? ओके रितिका, तो यहां पे हम लोग आज क्लोज करेंगे और इसके नोट्स मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है ना, इसके नोट्स पहले ही शेयर्ड हैं, तो नोट्स आप देख लेंगे। नोट्स में कोई डाउट आ रहा है, नोट्स में कोई इशू है तो आप वापस पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी तक कोई डाउट?
नहीं, कोई डाउट नहीं है। यस, वर्षा, श्रद्धा, विजीत, रितिका, रिति, रवि को कोई डाउट नहीं है, रजनी कोई डाउट नहीं है। ओके, so we'll close here, and next Monday we'll complete this part and we'll start unit number 2. Thank you everyone.